नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 31 में आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स मार्च महीने से जून महीने तक 2024 का लेके आए हैं और टॉप 100 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और पिछले वीडियो का भी हमने इसमें कंपाइल कर दिया, तो आपको पिछला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक वीडियो से आपका मार्च से लेकर जून तक कंप्लीट हो जाएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और हम इसके बाद आप प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको जो है हम नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंक्लूडिंग जो हेड मास्टर हेड टीचर का हुआ था वो भी इंक्लूड कर देंगे प्रश्नों को। आते हैं पहले सवाल पर, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स और कहीं से मत पढ़िएगा, अगर प्रश्न आने होंगे तो इन सभी प्रश्नों से आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे रखे हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा 2024 में अर्थ आवर कब आयोजित किया गया था? तो ये हमने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में भी पढ़ाया था। 23 मार्च 2024 को WWF ने अर्थ आवर आयोजित किया था। और इसमें क्या होता है, तो 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें लाइटें बंद कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लाइट बंद कर दी जाती है 1 घंटे के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो ये कौन कराता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के नाम से जाना जाता है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत का ध्यान रखिएगा, 126 नंबर पे भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के हिसाब से भारत 126 पर है। और ध्यान रखिए, जब नया रिपोर्ट आ जाए तो पुराने रिपोर्ट को भूल जाइए। टॉप पे है फिनलैंड, तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड कंट्री टॉप पर है और भारत का पोजीशन कितना है? 126 है। अगले प्रश्न पे, यूरोपीय देश वेल्स के अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो वेल्स नाम का एक देश है, यूरोपियन देश है, और इसके एक पहले अश्वेत नेता जो ब्लैक लोग होते हैं, तो ब्लैक नेता पहले बने हैं। अभी तक इससे पहले इस कंट्री में कोई ब्लैक नेता नहीं हुआ, अश्वेत नेता नहीं हुआ, और पहले अश्वेत नेता हुए वान गैथिंग। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, वान गैथिंग हुए हैं। और ये अभी आपका ये मार्च महीने का करंट अफेयर चल रहा है। मार्च से अप्रैल मई जून इस तरीके से समझाएंगे। और ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए आपका मार्च से लेकर मई तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप सीरियसली लें। मार्च से लेकर जून तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता तो वान गैथिंग हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के 6वें वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपका बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो बेगूसराय, आप जानते ही हैं बिहार का जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के 6वें वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा, तो नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली ध्यान रखिएगा। ओवरऑल भारत तीसरे स्थान पर है, लेकिन वो सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस 2 चीज़ें पूछी जा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि जो 2023 का रिपोर्ट है, 2022 का रिपोर्ट था तो टॉप 10 में भी नहीं था बेगूसराय। अचानक से इतना प्रदूषण हो गया वहाँ पे, और कारण समझ सकते हैं कि बरौनी ऑयल फील्ड रिफाइनरी है वहाँ पे, इसके अलावा और भी कारण रहे होंगे। और इसको कराता कौन है? तो IQ नाम की एक संस्था है, IQ नाम की संस्था है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 6वां वार्षिक रिपोर्ट था इसका, और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय, और नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हमेशा की तरह। फिर है KK बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान। तो KK बिरला फाउंडेशन एक सरस्वती सम्मान देता है, सरस्वती सम्मान 2023 इसने दिया है। किसको दिया है? प्रभा वर्मा को। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया है। और ये किसके लिए इनको दिया गया? तो रौद्र सात्विक। तो रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है रौद्र सात्विकम। टाइगर ट्रियम्फ 24 अभ्यास भारत ने किस देश के साथ मार्च में संपन्न किया? तो टाइगर ट्रियम्फ 24 अभ्यास ये USA के साथ में, अमेरिका के साथ में भारत ने संपन्न किया है। चुनाव आयोग द्वारा मार्च 2024 में भारतीय खिलाड़ी को विकलांगता के साथ राष्ट्रीय विकलांगता आइकन घोषित किया गया। आप लोगों में से कई लोग परेशान थे कि सर जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दे दिए हमने। जो आपको 5-10 करंट अफेयर्स दिए हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कौन मंत्री बने, कौन क्या बने। ठीक है, हमने अभी तक जितना इसमें पढ़ाया बताया वो उतने से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आयोग अब से इधर उधर के प्रश्न नहीं पूछेगा, कौन मंत्री बने, कौन क्या बने। जितने हमने आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में दिए होंगे, और कुछ मिलेगा तो हम दे देंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके सामने है, चुनाव आयोग द्वारा मार्च 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को जो कि विकलांगता के साथ, यानी जो PWD कैटेगरी है, तो PWD कैटेगरी में राष्ट्रीय विकलांगता आइकन किसको घोषित किया गया? तो ये हैं शीतल देवी जी। शीतल देवी जी हैं, प्लेयर हैं, तो ध्यान रखिएगा।
फिर भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आता है ये, क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आपको पता है उड़ीसा से भी पूछा जाता है। फिर भारत का पहला इंडोर, यानी इंडोर का मतलब क्या होता है? इंडोर मतलब होता है, एक होता है आउटडोर जब हम बाहर में खेलने जाते हैं, इंडोर मतलब घर के अंदर जब खेलते हैं, तो ऐसा कुछ सेटअप बनाया गया, इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम स्थापित किया गया। यानी पूरी तरीके से ऊपर से कवर रहेगा, आसमान नहीं दिखेगा, इस तरीके का स्टेडियम। और ये कहाँ स्थापित किया गया? तो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि उड़ीसा से करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं बिहार में। यूएनडीपी के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है यूएनडीपी, उसने यह रिपोर्ट हर साल जारी करता है, और भारत का स्थान 2023-24 के लिए यह है 134। तो ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत का स्थान 134 है, और पहले पे स्विट्जरलैंड है। फिर मार्च 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने? तो 2024 मार्च में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने? तो राजीव कुमार मित्तल जी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजीव कुमार मित्तल जी। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन या चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें शामिल किया गया? तो चुनाव आयुक्त देखिए, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो हेड होते हैं, और उसके अलावा 2 लोग और होते हैं जो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 3 लोगों की संस्था होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, 3 लोग होते हैं, एक होते हैं मुख्य और 2 होते हैं साथ में उनके चुनाव आयुक्त। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को शामिल किया गया था, क्योंकि जब इलेक्शन आ रहा था तो पता चला एक लोगों ने जो है रिज़ाइन कर दिया। तो पहले तो ऑलरेडी 2 थे, 3 होने चाहिए, लेकिन किसी कारण से 2 थे, एक लोग ने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया, तो बच्चे केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त केवल चुनाव संपन्न कराएंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो इसलिए जो है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को शामिल किया गया था भारत निर्वाचन आयोग में। किसके पद पर? तो निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त के रूप में। तो 2 निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन इस समय? तो राजीव कुमार जी हैं। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को। और आप लोग एक्सप्लेनेशन जब प्रश्न अटेम्प्ट करा करें तो एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया रहता है, तो एक बार देख लिया करें आप, और लाइक जरूर कर दे सभी लोग वीडियो को। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम राज्य जिसने सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को मार्च 2024 में लागू किया? तो ये प्रश्न आपने तैयारी में देखा था, पूछा गया था आपसे, तब पास नहीं किया गया था, लेकिन पूछा गया था किसने, मतलब कानून वगैरह अपने यहाँ पास किया। लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिलनी जरूरी होती है राज्य स्तर पे भी। तो कुछ ऐसा ये कानून था, और इसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा था, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब जो केंद्र सरकार है वो भी अपने स्तर से जांचने की कोशिश करती है ऐसे कानूनों को। तो प्रथम राज्य बना है आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को मार्च 2024 में लागू किया है, और वो है उत्तराखंड। आपको पता है ये प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, करंट अफेयर्स में। इसके अलावा मतलब गोवा, ध्यान रखिए, गोवा ऐसा राज्य है जो पहले से, आज़ादी से पहले से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अलग कानून के तहत लागू है, लेकिन वो आज़ादी से पहले है। आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला है। 1915 में, चलिए एक गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो ले ही लेते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोचरब आश्रम। शायद आपने पहली बार नाम सुना हो। तो कोचरब आश्रम है, ये गांधी जी द्वारा सबसे पहले स्थापित किया था जब दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, इसीलिए। और आपको क्विज सेक्शन में जाएंगे, ये क्विज के क्वेश्चंस हैं जो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करके आइए, आपको जीएस और करंट सभी के प्रश्न मिलेंगे। आज हम शाम तक आपको जो है साइंस के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे क्लास 10 से, जितने भी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई संस्था है, तो किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया है एशिया पैसिफिक रीजन में? तो एशिया पैसिफिक रीजन में किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली को, इसको जो है बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। मार्च 2024 में भारत में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर मिशन दिव्यास्त्र के नाम से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो महत्वपूर्ण सवाल है, और मोदी जी भी गए थे, मतलब प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, और ये मिशन दिव्यास्त्र के नाम से मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था, और इसका नाम था अग्नि 5। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि 5 जो है मिसाइल है, और इसका यहाँ पे सफल जो है परीक्षण किया गया है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको छोड़ा गया था।
अगर मिशन दिव्यास भी ऑप्शन में दिया तो वो भी सही माना जाएगा। दोनों नाम एक ही है, मिशन दिव्यास इसका नाम रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप लोग जानते हैं कि वो कभी भी कहीं भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो थोड़ा सा नाम वाम एक उस तरीके से रखा जाता है, चेंज किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। तो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का नए चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये किशोर मकवाना। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। और किशोर मकवाना जी जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए चेयरमैन या नए अध्यक्ष बने हैं मार्च 2024 में। महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। इसके अलावा जो किशोर मकवाना, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 याद रखिएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा फरवरी 2024 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए, आप लोगों में से कई लोग परेशान थे कि पीके श्रीवास्तव हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो वैसे ही मुख्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। तो ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, इस चीज़ को आप समझिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्लियर है? क्या है ये? मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये पहले हो चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पूछा आपसे? सतर्कता आयुक्त पूछा है, ठीक है। तो सतर्कता आयुक्त कौन हुए? एएस राजीव। तो ध्यान रखिएगा, सतर्कता आयुक्त के रूप में कौन चयनित हुए? एएस राजीव। और मुख्य सतर्कता आयुक्त हमने यहाँ पे लिखा भी है प्रवीण श्रीवास्तव, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान थे, वही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव कहिए, जो भी कहिए। फिर 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया था, जिसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किस जहाज़ द्वारा किया गया था। और एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले जैसे हम कोई क्वेश्चन वगैरह दिया करें, तो अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी जानकारी उस प्रश्न से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो और अभ्यर्थी उनको मदद मिल सके। क्योंकि हमारे पास इतना समय बहुत समय जाता है इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, बनाने में, ढूंढने में, पता करने में। तो अब हमारे लिए संभव नहीं रहता कि हम डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दें हर एक क्वेश्चन का। तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तो जिनको भी जानकारी हो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया था, जिसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किस जहाज़ द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच में भारतीय नौसेना ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया था, और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है, ध्यान रखिएगा, INS तीर द्वारा किया गया था। INS तीर भारतीय नौसेना का जहाज़ है, INS तीर। और INS तीर को लीड कौन कर रहा था? तो INS तीर का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अंशुल किशोर। तो कैप्टन अंशुल किशोर भी ध्यान रखिएगा, और INS तीर भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स नाम की एक कंट्री, देश है छोटा सा, तो वहीं पे आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। इंडियन ऑयल IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोयली रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो कोयली रिफाइनरी के बारे में BPSC ने इससे पहले भी पूछा। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में स्थित है, वडोदरा गुजरात में स्थित है। फिर है वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन कौन है? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, श्रीकांत माधव वैद्य। ध्यान रखिएगा, श्रीकांत माधव वैद्य जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है BPSC में, करंट अफेयर्स में। 2024 ऑस्कर फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट हीरोइन। तो बेस्ट हीरोइन का अवार्ड जो है, एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन जी को मिला है। और ये किसके लिए मिला? तो पुअर थिंग्स नाम की एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, इसी के लिए मिला है। 96 ऑस्कर 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो जहाँ समझ सकते हैं, जहाँ पे ये नाम आ गया ओपेनहाइमर, उसके आगे सब बेकार है। और ओपेनहाइमर जो है, इसको 96 ऑस्कर 2024 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसके जो डायरेक्टर थे, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी पिक्चर के जो डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलान। तो क्रिस्टोफर नोलान को जो है ओपेनहाइमर मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपसे। इरास्मस प्राइज़ 2024 से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो इरास्मस प्राइज़ 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको दिया गया अमिताभ घोष जी को। बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं, भारत के बहुत महत्वपूर्ण लेखक में से एक हैं अमिताभ घोष जी। और ये इरास्मस प्राइज़ 2024 से इनको नवाजा गया है। किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने कुछ लेख वगैरह लिखा था, तो उसी पर इनको मिला है। तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, इरास्मस प्राइज़ 2024 अमिताभ घोष। मार्च 2024 में PM मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी टू लेन वाली सुरंग का उद्घाटन किया था, जिसका नाम क्या है? तो 2 लेन वाली सुरंग का इन्होंने उद्घाटन किया था, सेला टनल। तो ध्यान रखिएगा, सेला टनल, जैसे अटल टनल का आपने नाम सुना, तो वैसे ही सेला टनल, यानी टनल मतलब होता है जो पहाड़ के बीच से निकाला जाता है। तो सेला टनल का इन्होंने उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2024 में। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है ये, और ये कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 का थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। और आप लोगों में से कई लोग परेशान हैं कि सर सभी दिवस के थीम दीजिए, कितना थीम रटिएगा आप? जितना आपको दिया जा रहा है उतना देख लीजिए। अगर आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। तो आप लोग जो है, अगर हम आपको 50 दे दें कि ये थीम रट लीजिए, आप लास्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो इस चीज़ को समझिए, हम आपको लोड नहीं देना चाहते अपनी तरफ से कि उठा के जो है दुनिया भर का आपको दे दिया है लेकिन आपको परेशान हो रहा है। तो हम वो नहीं चाहते, बस आपसे चाहते कि कुछ क्वेश्चंस हैं आप इनको 2 4 5 बार देख लीजिए आप। और करंट अफेयर्स ध्यान रखिए, आप जहन में आपके होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो करंट अफेयर्स आपके जहन में होता है कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ा था, तो वहाँ से वो सही हो जाता है। इतना ही रहता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में चुनना रहता है। बाकी हम कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे सभी के लिए, और उसमें हम आपको बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है, सभी लोगों के लिए, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पेपर छूट जाते हैं, 2.5 घंटे में भी पेपर जिनका छूट जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, और साथ में जो नए जो जिनका पूरा भी हो जाता है, सभी के लिए हम बात करेंगे, हर तरीके से बात करेंगे। तो कल आपका वीडियो आएगा, मॉर्निंग में आएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और थीम क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन वोमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिष्ठित मीजल्स यानी मीजल्स को खसरा बोलते हैं एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड मिला है? तो किस देश को प्रतिष्ठित मीजल्स, खसरा एंड रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार 2024 किस देश को मिला? तो ये कोई और नहीं है, हमारा भारत ही है। तो भारत को जो है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मीजल्स, खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार 2024 मिला है। और आप लोग खुद भी देख पा रहे हैं कि आपने इससे पहले भी कहीं इधर उधर के करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आप ऐसे ही प्रश्न को आपको देख के भी पता चलता होगा कि हाँ सर हमको अच्छा प्रश्न करा रहे, कोई इधर उधर का कॉपी पेस्ट जैसा कुछ नहीं करा रहे, मेहनत से हमने प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो सभी लोग लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कर दें वीडियो को, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम आपके लिए बहुत अलग लेवल पे काम भी कर रहे हैं, और हमने इससे पहले आपको एकलव्य सीरीज के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, और कुछ आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस हैं कंपलसरी वाली, वही कुछ क्लासेस आनी बाकी है। बाकी हमने महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। बाकी इसके अलावा हमने आपको 2000 PIQs की सीरीज़ भी पहले कराई थी, और 2000 PIQs की सीरीज़ भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एकलव्य सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ। और हमने आपको डिटेल में बात भी किया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी कल के वीडियो में आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस स्थान पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आयोजित किया गया था? तो 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण है। तो बीकानेर राजस्थान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आयोजित किया गया था, और यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट गए थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी गए थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि DY चंद्रचूड़ जी जो है भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सब सुप्रीम कोर्ट के, और किस नंबर के ये हैं? आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में PM ने किस जगह पे लचित बोरफुकान, तो लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था? तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और असम के हैं, तो जोरहाट असम में। तो जोरहाट असम ध्यान रखिएगा, जोरहाट असम में लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था प्रधानमंत्री जी ने। आगे बढ़ते हैं। और ये अहोम कमांडर थे, युद्ध वगैरह लड़ा था पास्ट में। फिर मार्च 2024 में नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो नाटो के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया, फिनलैंड 31वां सदस्य है, फिनलैंड 31वां सदस्य है, और स्वीडन 32वां सदस्य है। मार्च में ही ऐड हुआ है। और फिनलैंड चूँकि BPSC ने आपसे पूछा है, फिनलैंड आपसे BPSC ने पूछा है 31वां सदस्य, पिछले TRE 2 में शायद पूछा था। तो और मार्च 2024 में नाटो का नवीनतम सदस्य ऐड हुआ। नाटो का जो है स्थापना 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बेल्जियम का देश, तो ब्रुसेल्स में है बेल्जियम में। और नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इस पे जो आप इधर ये आपका और इधर आपका जो है यूरोप वाला पार्ट हो गया, इधर अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, तो जो अटलांटिक वाला क्षेत्र है, अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र है, इसी के पास तो नॉर्थ अटलांटिक, तो ये नॉर्थ अटलांटिक मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो नॉर्थ अटलांटिक के जो देश हैं उन्हीं का एक संगठन है, इसीलिए इसका नाम ही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूरोप के कुछ देश हो गए, कुछ अमेरिका के देश हो गए, ये सब मिलकर, तो ये कुल मिला के 32 देश हैं। कितने देश हैं? 32 देश हैं। और 32वां देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। संसद खेल महाकुंभ 3.0 मार्च 2024 कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, छत्तीसगढ़ में मत पहुँच जाइएगा बिलासपुर के नाम पर। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 आयोजित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पहली महिला अधिकारी, तो पहली महिला जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है बिहार के लिए, करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली। तो इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला अधिकारी जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया हुआ है दीपिका मिश्रा जी।
तो दीपिका मिश्रा जी को मिला है ये, और ये विंग कमांडर है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है सीमा सुरक्षा बल की? तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, और इसकी पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी। सुमन कुमारी लगभग 50 पुरुष थे, 50 पुरुषों में अकेली महिला थी। सोच सकते कितनी ताकतवर और बहादुर होंगी, और ये पहली महिला स्नाइपर भी बनी है बीएसएफ की। तो सुमन कुमारी जी हैं, और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। मार्च 2024 में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्च 2024 में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से दिया गया जोया अख्तर जी को, और जोया अख्तर जी को मिला है, और ये लिविंग लेजेंड अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 किसको मिला? जोया अख्तर को। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको एक लिस्ट दिया था इंपॉर्टेंट डेज का, शॉर्ट्स में भी दिया है, तो आप वहाँ से कम जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको जरूर याद कर लें। वहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका जो ध्यान रखिए, जो इसका ट्विटर के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था 13 फरवरी को। बाकी अगर आपसे मान लीजिए ऑप्शन में 13 फरवरी देता है कि 13 फरवरी को लॉन्च किया गया, तो 13 फरवरी भी मान सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली फॉर्मली 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? तो 15 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और पीएम मोदी जी के द्वारा ट्विटर पर अनाउंस कब किया गया था, घोषणा कब किया गया था? 13 फरवरी को। और इसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का लक्ष्य है। तो कितना यूनिट? 300 फ्री यूनिट बिजली देने का लक्ष्य, और ये 75,000 करोड़ से ऊपर का निवेश है। लगभग 75,000 करोड़ आपका आंसर आएगा। तो मान लीजिएगा 75,000 करोड़ का इसको अभी पारित मतलब बजट इसको दिया गया है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी को लॉन्च किया गया। अगर 13 फरवरी आता तो 13 फरवरी भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्गत 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का लक्ष्य। तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये। फिर हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व किस राज्य में लॉन्च किया? तो ओडी से ओडिशा याद रखिएगा, ओडिशा याद रखिएगा। तो ओडिशा है, ओडिशा से ओडी सर्व याद रख लीजिएगा। मार्च 2024 में 4 दिवसीय तवी महोत्सव महत्वपूर्ण इस बार के लिए। तो तवी महोत्सव जो है 1 से 4 मार्च 2024 के बीच में आयोजित किया गया था, और यह आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। और एक आध प्रश्न आपसे बीपीएससी स्पेशली पीआरटी में पूछ ही लेता है कि कौन सा महोत्सव कहाँ। तो ध्यान रखिए, सारा महोत्सव आपको जानने की जरूरत नहीं है। बिहार के स्पेशल महोत्सव जो थे हमने आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से दे दिए हैं, तो आप शॉर्ट सेक्शन में जाके चैनल के देख लें। और तवी महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था 1 से 4 मार्च। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी नौका का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी या नौका, तो हाइड्रोजन द्वारा संचालित है ये। और प्रधानमंत्री की जब बात आएगी ऐसा कुछ, तो ध्यान रखिएगा एक ही क्षेत्र हो सकता है उनका, संसदीय क्षेत्र बनारस। तो वाराणसी में इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसको बनाया किसने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, केरला की कंपनी है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और ये भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी या नौका है। तो नाव बोट आप जानती हैं, तो हाइड्रोजन द्वारा संचालित तो यही कॉन्सेप्ट है। तो बनारस में ये स्टार्ट किया गया, भारत का पहला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, 2023-24 से 27-28 के लिए 5 साल के लिए अवधि के लिए कितनी एकमुश्त बजट राशि की मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखिएगा 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजट सहायता की मंजूरी दी गई है कैबिनेट द्वारा 2023-24 से 27-28 के लिए। महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, 5 साल के लिए। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हाल ही में मुख्यालय घोषित किया गया। तो किस जो है देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत सरकार ने घोषणा किया कि भारत में ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में IBCA का मुख्यालय बनेगा। किस जगह पे बनेगा अभी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। और IBCA का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर अभी घोषित नहीं हुआ है। तो बाकी भारत में होगा, ये फाइनल। तो कहाँ होगा? भारत में हेडक्वार्टर इसका बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है इस बार के लिए। और ये एक पॉलिटी के बीच में प्रश्न आ गया। बाकी आप जाके GS के करंट जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो पंचायती राज समिति पहले कौन सी आई थी? तो आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल किस संविधान संशोधन माध्यम से जोड़ी गई थी? तो पहली संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से दल बदल 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। तो ये सब हमने आपको बताया ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे करंट अफेयर्स पे आते हैं। भारत के किस संस्थान ने मृत्यु दर कम करने के लिए बीमारियों की शीघ्र पहचान करने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया है? तो नैनो सेंसर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये
25 से 30 मिनट के भीतर ही जो है बता देगा कौन सा बीमारी क्या है। तो मृत्यु दर कम करने के लिए, बीमारियों की शीघ्र पहचान के लिए नैनो सेंसर बनाया है IIT जोधपुर ने। तो ध्यान रखिएगा, IIT जोधपुर के जो है लोगों ने बनाया है। तो IIT जोधपुर का जो संस्थान है उसने यह चीज़ किया है, महत्वपूर्ण आपके लिए, और 30 मिनट में जांच करता है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप आपको पता है द्वीपीय जो है केंद्र शासित प्रदेश है और केरल के पश्चिम में स्थित है, और ये साथ में जो केरल के पश्चिम में स्थित है और कोरल द्वीप पर बसा हुआ है। तो जो कोरल्स होते हैं, कोरल के ऊपर ही बसा हुआ है। तो HDFC बैंक ने यहाँ पे खोला है। तो ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है जैसे, और यहाँ पे तो इसने शाखा खोला कहाँ पे? लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका पेश करने वाला पहला देश बना? तो मेनिंजाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा का भी विषय रहता है काफ़ी साल से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है ये नया टीका पेश किया नाइजीरिया ने। तो ध्यान रखिएगा, आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर नाइजीरिया ने ऐसा काम कर दिखाया है, और नाइजीरिया ने जो है मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका करने वाला पहला देश बनाया है। तो नाइजीरिया देश, ध्यान रखिएगा, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड किसको IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक के रूप में दोबारा चुना गया? तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को दोबारा चुना गया है। महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2024 को किन देशों ने भारतीय मसालों MDH और एवरेस्ट को, तो MDH और एवरेस्ट के मसाले आप भी खाते होंगे, कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड, तो एथिलीन ऑक्साइड का नाम ध्यान रखिएगा, ये कैंसर पैदा करने में सक्षम होता है, कीटनाशक होता है। और एथिलीन ऑक्साइड को जो एक निश्चित सीमा रखा गया कि आप इस एक निश्चित सीमा से ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो स्वीकार्य सीमा है उससे ज़्यादा प्रयोग के कारण इसको प्रतिबंधित किया था किन देशों ने? तो सिंगापुर और हांगकांग ने। तो सिंगापुर और हांगकांग ने इसको, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर और हांगकांग ने इसको प्रतिबंधित किया था, महत्वपूर्ण था, चर्चा का भी विषय था ये। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल में टर्निंग 18 कैंपेन आयोजित किया था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सवाल है और इलेक्शन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो टर्निंग 18 कैंपेन का मतलब है कोई बच्चा है 17 से 18 साल का हो गया तो उसको जागरूक करने के लिए कि आप जाइए वोट दे के आइए। तो ऐसा ये अभियान कुछ चलाया गया था, टर्निंग 18 अभियान। और टर्निंग 18 कैंपेन या टर्निंग 18 अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, कि जो मतलब पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी जो पहली बार चुनाव में वोट देने के लिए जा रहे हैं वो जरूर वोट देने के लिए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अभियान चलाया था। क्या नाम था इसका? तो टर्निंग 18 कैंपेन। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली बहुउद्देशीय है तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया। महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। और ये नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन NJHPS का उद्घाटन हिमाचल के झाकड़ी में किया गया और SJVN लिमिटेड कंपनी द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो कंपनी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, और ये हिमाचल में स्थापित हुआ है। 24 अप्रैल को जीरो शैडो डे, जिसमें ऊर्ध्वाधर खड़े व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है। जब खड़े रहते हैं तो खड़े होने के कारण सूर्य की पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है कि आपका शैडो नहीं बनता है, परछाई नहीं बनती, तो इसको जीरो शैडो डे बोला जाता है। कब मनाया गया था? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को जीरो शैडो डे मनाया गया था, और कहाँ मनाया गया था? बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में। और यहाँ पे ऐसे गोलाई में काफ़ी सारे लोग खड़े थे, लेकिन परछाई ना इधर पीछे बन रही थी ना आगे बन रही थी, परछाई बनी नहीं रही थी। तो इस वजह से जो है इसको जीरो शैडो डे बोला जाता है। जाके आप गूगल भी कर सकते हैं, 24 अप्रैल को था ये। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने 1997 के बाद, तो किस जनजाति ने 1997 के बाद पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लिया मतदाता के रूप में? तो पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया है, यह है ब्रू जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की जनजाति है जो काफ़ी समय बाद इलेक्शंस में भाग लिया, इन्होंने विस्थापित हो गए थे ये। तो त्रिपुरा की जनजाति है ब्रू जनजाति, तो ब्रू याद रखिएगा। तो ब्रू जनजाति ने 1997 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लिया मतदाता के रूप में। 26वें नौसेना प्रमुख के तौर पर किसने कार्यभार संभाला? तो महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। तो 26वें नौसेना प्रमुख के तौर पर किसने कार्यभार संभाला? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो विजयपुर मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और ये गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा ये स्थापित किया गया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पे? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में।
भारत के किस हवाई अड्डे एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला है? तो भारत के किस हवाई अड्डे एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला है? तो ये मिला है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिला है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला किसको? तो ये मिला है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। महत्वपूर्ण सवाल है इस बार के लिए। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला किस देश में स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, ये ध्यान रखिएगा, चिली में जो है स्थापित की गई है और टोक्यो विश्वविद्यालय की है ये, और ये अटाकामा वेधशाला नाम है इसका। तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी अटकामा ऑब्जर्वेटरी या टोक्यो विश्वविद्यालय की अटकामा वेधशाला के नाम से जाना जाता है और 5640 मीटर या 18500 फीट ऊंचाई पे इसको स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है और कहाँ पे? तो चिली देश में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये हमने आपको इससे पहले भी बताया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024, 2023 वाला आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो अब 2024 वाला आपसे पूछा जा सकता है। तो 2024 में जेनी एर्पनबर्ग को कैरोस पुस्तक के लिए मिला। तो ध्यान रखिएगा, तो जेनी एर्पनबर्ग को कैरोस पुस्तक के लिए मिला है। तो पुस्तक आपको नाम ध्यान रखना, कैरोस नाम है, और किसको मिला? तो जेनी एर्पनबर्ग को। जेनी एर्पनबर्ग इसकी लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ इनको 2024 मिला। और ध्यान रखिएगा, एक बुकर प्राइज़ भी होता है, वो अलग होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ अलग होता है, बुकर प्राइज़ अलग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं 2024 की। तो जेनी एर्पनबर्ग को कैरोस पुस्तक के लिए मिला है और इनके साथ में जो है इन्होंने लिखा था और माइकल हॉफमैन। तो माइकल हॉफमैन नाम के व्यक्ति थे, तो इन्होंने इसका अनुवाद किया था तो कैरोस के लिए। तो अगर माइकल हॉफमैन भी हैं तो वो भी आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, माइकल हॉफमैन ने इसका अनुवाद भी किया था और किसके द्वारा लिखा गया था? तो जेनी एर्पनबर्ग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी? तो महत्वपूर्ण सवाल इस बार के लिए। तो चक्रवात रेमल। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात रेमल आया था और इसका नामांकन किसने किया था? तो ओमान ने इसका नामकरण किया था साइक्लोन रेमल। ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से चंद्रकांत सतीजा जी को जो है सम्मानित किया गया है। फिर माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इस बार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो बहुत एजेड व्यक्ति हैं, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, कामी रीता शेरपा। तो ध्यान रखिएगा, कामी रीता शेरपा जी हैं, लगभग 65-68 साल के हैं। तो बात सोचिए, 65-70 साल का आदमी जो है माउंट एवरेस्ट को बार बार फतह कर रहा है, तो कितना बहादुर होगा वो। तो माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया और ये 29 या 30 बार इन्होंने सफल चढ़ाई की है। तो कहीं जगह 29 भी लिखा, कहीं जगह 30 भी लिखा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और ये नेपाल के एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर है। तो क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। व्हाइटले गोल्ड अवार्ड्स 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, किस भारतीय को मिला है? तो व्हाइटले गोल्ड अवार्ड्स 2024, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर। और ये किसको मिला है? तो मिला डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को क्या मिला है? तो ये व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024। और किस लिए मिला? असम से मिला। तो ध्यान रखिएगा, असम से मिला है, असम से मिला, और इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना की पहल पर भारत के पहले संविधान उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारतीय सेना की पहल पर भारत के पहले संविधान उद्यान की स्थापना पुणे में की गई। तो ध्यान रखिएगा, पुणे में की गई। और जयपुर अगर ऑप्शन में आएगा और भारतीय सेना बात किया जाएगा तो जयपुर आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने प्रकार का पहला है, इतना ध्यान रखिए। भारत सेना की पहल पर भारत का पहला संविधान उद्यान बना है और पुणे में स्थापित किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया था। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, तो ये रोटरडैम नीदरलैंड में जो है आयोजित किया गया था, महत्वपूर्ण है। हाल ही में नासा ने पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी एआई ऑफिसर की नियुक्ति की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो नासा ने पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर की एआई ऑफिसर की नियुक्ति की गई है और किसको नियुक्त किया गया है? तो डेविड साल्विनी। तो ध्यान रखिएगा, डेविड साल्विनी। तो डेविड साल्विनी को जो है एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले हैं ये, तो पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नासा ने। तो ध्यान रखिएगा, नासा इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो है आपसे अगर पूछने कि नासा के प्रशासक कौन है, यानी हेड कौन है, जो है अध्यक्ष कौन है, तो प्रशासक बोलते हैं वहाँ पे। तो नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। तो ध्यान रखिएगा, बिल नेल्सन जो है नासा के प्रशासक, और इन्होंने ही जो नासा के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी जो है डेविड साल्विनी को नियुक्ति की है। समताप मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऐसे बीच में प्रश्न आ गया तो देख लीजिए, सभी यहाँ पे सही हैं, सब हमने आपसे कई बार डिस्कस भी किया है।
तो मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो मैक्सिको देश में, पता है आपको, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट नीचे है। और मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो ये है क्लाउडिया शिनबाम। तो क्लाउडिया शिनबाम का नाम ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मैक्सिको ने महिला राष्ट्रपति नहीं देखा था, अब पहली बार महिला राष्ट्रपति मिली है मैक्सिको देश को, तो क्लाउडिया शिनबाम। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश में जमा 100 टन सोना को अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में रखा हुआ था। तो यूनाइटेड किंगडम में 100 टन सोना था, बहुत ज़्यादा होता। तो आरबीआई ने एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत जो है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 100 टन जमा था इसको वापस अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित कर लिया। उस प्रक्रिया के तहत यूनाइटेड किंगडम में रखा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, नॉन नाटो एलाई नामित किया? तो महत्वपूर्ण सवाल इस बार के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, देखिए नाटो में तो नाटो वाले रहेंगे 32, लेकिन नॉन नाटो का मतलब होता है कि नाटो के अतिरिक्त और कौन सहयोगी हैं जो नाटो के सदस्य नहीं है। तो नाटो को जो सदस्य नहीं उनको नॉन नाटो एलाई बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और अमेरिका ने किसको अपना घोषित किया? तो केन्या देश को। तो केन्या देश को जो है अमेरिका ने बोला है कि ये हमारे गैर नाटो एलाई हैं, गैर नाटो सहयोगी हैं, जो नाटो में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी हैं, महत्वपूर्ण है। तो केन्या ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो मार्क रूट। तो ध्यान रखिएगा, मार्क रूट जो है बने हैं, महत्वपूर्ण इस बार के लिए। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें दोबारा चुना गया? तो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में दोबारा, महत्वपूर्ण ये भी हैं। तो उर्सुला वान डेर लेन। तो उर्सुला वान डेर लेन, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो उर्सुला वान डेर लेन को अध्यक्ष के रूप में यूरोपियन आयोग के दोबारा चुना गया है। यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण इस बार के लिए। एंटोनियो कोस्टा जी जो है यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। और इस वीडियो को जो हम आपको दिए हैं, ये दे रहे हैं आपको, इसको 4 से 5 बार एग्जाम से पहले देख लेना है, याद हो जाएंगी कई सारी चीज़ें। तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा। फिर अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 का थीम क्या है? तो 5 जून 2024 का थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा सहनशीलता। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा सहनशीलता, ये इस बार के लिए विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है। तो थीम है इसका। तो ध्यान रखिए, विषय क्या है, थीम क्या है? तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा सहनशीलता। 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बोला जाता है। तो इसको इस फिक्की के जो है नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ज्योति बिज बनी हैं। तो ज्योति बिज जी हैं 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की नई महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है, महत्वपूर्ण है। और अनीश शाह फिक्की के चेयरमैन है। तो अगर आपसे पूछे कि चेयरमैन कौन है फिक्की के, तो अनीश शाह जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है जो लिखी गई है? तो आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये रविचंद्रन अश्विन जी की है, जो भारत के सबसे सफलतम स्पिनर्स में से एक हैं। तो रविचंद्रन अश्विन जी की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिए। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से कृष्ण प्रकाश जी को सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। और मुंबई के सुपर कॉप के नाम से मशहूर भी है। तो मुंबई के सुपर कॉप के नाम से मशहूर है। भारतीय पुरस्कार, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश जी को मिला है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है भारत का स्थान 129। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 129 और आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, आइसलैंड नाम का एक कंट्री है, तो आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 129 है। और विश्व आर्थिक मंच बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, भारत की पोजीशन 129, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बार बार आपसे हेडक्वार्टर भी पूछता, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में जो है कोलोजनी नाम का एक स्थान है, कोलेजनी नाम का एक स्थान है, कोलेजनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिए, ग्लैंड के पास में ही है लेकिन अलग है। WWF का ग्लैंड में है और WEF का यानी विश्व आर्थिक मंच का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोलोजनी स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं।
G7 शिखर सम्मेलन 50वां था ये, 2024 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये इटली में आयोजित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिए। तो G7 शिखर सम्मेलन 50वां था और किस देश में आयोजित किया गया था? इटली में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और इटली की अध्यक्षता में पुगुलिया इटली में आयोजित किया गया था 13 से 15 जून को, और भारत के प्रधानमंत्री को भी यहाँ आमंत्रित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन सा बना है? तो 100वां सदस्य, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पराग्वे बना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है किसने स्टार्ट किया था? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। कब? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो हेडक्वार्टर गुरुग्राम, भारत में। तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम जानते हैं आपको, गुड़गांव, तो गुरुग्राम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो पराग्वे, ध्यान रखिएगा, 100वां देश बना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? तो 176 रैंक, बहुत ख़राब है। तो 176 रैंक पे भारत है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये आयोजित दिया गया है, तो ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके लिए महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स लेटेस्ट हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिस पर भारतीय रेलवे ने अपना ट्रायल रन किया है, पहला ट्रायल रन किया है, किस नदी पर स्थित? तो चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर स्थित है भारत का पहला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। महत्वपूर्ण इस बार के लिए, इससे पहले भी सवाल करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछा गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया था? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, जानते हैं कितना शांति मचा हुआ है यूक्रेन में 2 साल से, तो स्विट्जरलैंड में यह आयोजित किया गया था। भारत के पहले समुद्रयान मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले समुद्रयान मिशन, यानी समुद्र के अंदर मिशन जाना है, इसका नाम है मिशन मत्स्य 6000। तो मिशन मत्स्य 6000 नाम है इसका, तो मिशन मत्स्य 6000 नाम है, भारत का पहला समुद्रयान मिशन है। महत्वपूर्ण इस बार के लिए। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, और ये इसके द्वारा निर्मित 3 व्यक्तियों को ले जाने वाला पनडुब्बी जहाज है। तो कितने व्यक्ति को ले जाएगा? 3 व्यक्तियों को, और 6000 मीटर की गहराई तक खनिजों का पता लगाया था। तो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक खनिजों का पता लगाएगा, और चेन्नई द्वारा निर्मित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा ये बनाया गया है पनडुब्बी, और इसका नाम क्या है? तो मिशन मत्स्य 6000। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में जेवलिन पुरुष वर्ग में स्वर्ण किसने जीता है? तो पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में जेवलिन में पुरुष वर्ग में और कौन जीत सकता है? अगर आपके सामने विकल्प नीरज चोपड़ा जी हों तो नीरज चोपड़ा को तो कोई नहीं जो है हरा सकता है, वो स्वर्ण पदक हमेशा जीतते हैं। तो और इनका कितना इन्होंने गोला फेंका था? तो 85.97 मीटर का। ये भी आपसे पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में, वो अलग के लिए पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2024 का विषय थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। तो स्वयं और समाज के लिए योग जो है थीम है इसका। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी थीम आता, मान लीजिए आपको नहीं पता है थीम में, 3 विकल्प है, 3 विकल्प में से चुनना है, और 3 विकल्प में से आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव कौन सा है, सबसे सबको साथ में लेकर चलने की बात कौन कर रहा है, तो जो होगा वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए योग, केवल स्वास्थ्य की बात कर रहे, करे योग रहे नहीं रोग, तो योग करने की बात स्वयं और समाज के लिए, तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी पकड़ने का एक तरीका होता है थीम को, क्योंकि थीम को हमेशा डिजाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो, सभी लोगों को साथ में लेके चले। और योग दिवस आपको पता ही कब मनाया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महत्वपूर्ण आपके लिए, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जी जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। T20 विश्व कप 2024 जिसे भारत ने हाल ही में जीतकर विजेता बना, की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी वेस्ट इंडीज और मैक्सिको ने। तो ध्यान रखिएगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर मेजबानी की थी। ऐसा आपने जो एशिया कप का प्रश्न आपने देखा था हेड मास्टर हेड टीचर में, तो ऐसे ही प्रश्न आपको T20 विश्व कप 2024 का भी पूछ सकता है। भारत चूंकि विजेता रहा है, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की थी। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोनेनेको। तो ध्यान रखिएगा, ओलेग कोनेनेको रूस के हैं, तो ओलेग कोनेनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने हैं। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने किस देश के साथ UPI पेमेंट के लिए समझौता किया? तो UPI पेमेंट के लिए समझौता किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने पेरू देश के साथ में। तो पेरू देश दक्षिण अमेरिका का देश है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा मसूरी उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 2023 दिसंबर को जारी किया गया था, और इसको जो है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये भी सही है। भारत 7वें स्थान पर रहा था, ये भी सही है। प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, तो ये गलत है, ठीक है।
गलत क्यों है? तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम के 3 स्थान हैं वो खाली रह जाते हैं, कोई उतना लायकदार होता नहीं कि उसको मिले। तो डेनमार्क को चौथा स्थान मिला था टॉप पे ही था, लेकिन इसको कौन सा स्थान मिला था? चौथा मिला था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान खाली रह गया था, किसी को नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। चौथा स्थान से स्टार्ट ही होता है, चौथे पे डेनमार्क रहता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, 2 स्टेटमेंट सही। यहाँ पे भारत का स्थान ध्यान रखिएगा 7वें स्थान पर। नवंबर 2023 में किसे 8वें आश्चर्य का दर्जा मिला? तो कुछ हमने पीछे के भी प्रश्न लिए तो उसको कवर ही कर लेते हैं। जब लिया गया है तो अंकोर वाट मंदिर को 8वें आश्चर्य का दर्जा मिला गया था, कंबोडिया में स्थित है ये। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, ये भी नवंबर का प्रश्न है। तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में पहली डेल्टा रैंकिंग के संबंध में क्या कथन सही है? तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 7 दिसंबर 2023। तो प्रथम स्थान कौशाम्बी ब्लॉक को, कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश। द्वितीय स्थान तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक आसिफाबाद तेलंगाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे क्या रहा? तो आंसर यहाँ पे जो है एक ही सही है, पहला ही सही है। इसको कौन जारी करता है? तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को डेल्टा रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो नीति आयोग जारी करता है, ये ध्यान रखना। 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। प्रथम स्थान मिला था तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक आसिफाबाद को, और द्वितीय स्थान मिला था कौशाम्बी ब्लॉक को भारत के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला था। तो हमने यहाँ उल्टा कर दिया था बस, बाकी सब सही है। तो पहला स्थान तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक तेलंगाना को, द्वितीय स्थान कौशाम्बी ब्लॉक यूपी को। और कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। नवंबर 2023 में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की गई थी? तो 2023 नवंबर में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र IIT रुड़की परिसर सहारनपुर में। तो ध्यान रखिएगा IIT रुड़की परिसर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया है ये। अटल बिहारी वाजपेयी शहरी नहावा शटल सेवा अटल सेतु हेतु के बारे में कथन कौन सा सही है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शहरी नहावा शटल सेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को PM के द्वारा किया गया है। पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। तो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। और समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर है। और इससे पहले 9.15 किलोमीटर का भूपेन हजारिका सेतु था लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र मतलब असम में, और असम का ये सहायक नदी है लोहित नदी। तो ये सबसे लंबा पुल था, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? तो अटल सेतु ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, लंबाई ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा पुल भी हो गया भारत का। अटल बिहारी, ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। तो ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया ने एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर जी को नियुक्त किया गया है। फिर नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले किस नोट का भारत द्वारा विरोध किया गया था? तो ये था 100 रुपये का नोट था, उस पर अपना मैप वगैरह बना दिया था, जिसमें भारत के क्षेत्रों को अपना दिखाया था नेपाल ने। तो भारत ने उसका विरोध किया था। 100 रुपये के नोट पे काम किया था इन्होंने, और ऐसे काम ये करते रहते हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में? तो नक्षत्र सभा भी आपने ऊपर भी देखा था, कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन तो यही है, पुणे है, भारतीय सेना द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर तो अनामिका बी राजीव। तो ध्यान रखिएगा, अनामिका बी राजीव जी हैं, पहली महिला हेलीकॉप्टर है भारतीय नौसेना की। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स 2024 घोषित किया गया, ये 2023 था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। कैमल प्रजाति होती ऊँट को बोलते हैं, और कैमल की प्रजाति को कैमलिट्स बोलते हैं, तो इसी के नाम पे किया गया 2024 का। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो ऐसे प्रश्न आपसे आयोग पूछ सकता है, तो इसलिए बाकी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्शंस था, ये था, वो था, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो भारतीय संसद के इतिहास में सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो पुष्पेंद्र सरोज जी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के, और लोकसभा सांसद बनने की सबसे कम उम्र क्या है? 25 साल। देखिए कितने साल के हैं ये, तो पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। और कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बने हैं, उम्र 25 साल 3 महीने। तो 25 साल कम से कम सांसद बन सकते हैं, तो 25 साल 3 महीने। तो आज ये आपका प्रश्न समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और मार्च से लेकर जून तक का हमने आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, 100 करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट, तो 100 हमने आपको करंट अफेयर्स आपको करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और साथ में शाम को हम आपके लिए मैथ की क्लास लेके आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैथ की क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और BPSC TRE में पूछे भी गए, वो प्रश्न हमने अभी तक आपको नहीं कराए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न लेके आएंगे हम आपके लिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाइए और क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।